Hello students, welcome to Cartographia IAS, a revolution in Indian education. I am Nitish Bhardwaj and dealing with current affairs subject. अब जैसे कि आप लोग सभी जानते होंगे कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35A को समाप्त कर दिया गया। अब आर्टिकल 370 और 35A को समाप्त किस प्रोसीजर से किया गया, हम आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी लंबी चर्चा होगी। मैं आपको बताऊंगा कि हम किस प्रकार से इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने कार्यक्रम के बारे में समझाना चाहूँ तो हमारा यहाँ पर एक कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसके जरिए से हम केस स्टडी करेंगे और इस केस स्टडी में हम लोग आप लोगों को बिल्कुल वर्णन करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तथा आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग को भी हम लोग कोशिश करेंगे कि वो बदल सके। ये पहरा ऐसा है या फिर ये कार्यक्रम ऐसा है कि आपके लिए बड़ा फायदेमंद होने जा रहा है, क्योंकि इसमें आपको केस स्टडी अलग से करने की नीड नहीं है। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दे के बताता हूँ कि जैसे आप सभी को पता होगा, क्योंकि आप लोग तैयारी करते हो तो आप सभी को पता होगा कि इंदिरा गांधी सरकार ने 1975 में आपके यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी लगाई। इसकी चर्चा काफ़ी रहती है, चुनाव के समय पर काफ़ी रहती है, आखिरकार बरसियां मनाई जाती है इसकी कि कब लगाई गई थी। तो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही केस स्टडी बहुत बेहतर है, इसलिए हम एक ऐसी क्लास भी आपके लिए लेकर आएंगे जो इसकी स्टडी आपको बिल्कुल वाइड वे में कराती हो। उसके लिए आपको फिर अलग से पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप इसी क्लास को अगर आप देख लोगे तो आप उस इमरजेंसी का जो 1975 में लगाई गई थी उसका आप सार निकाल लोगे। अब मैं अपने विषय पे आता हूं। तो आप सभी जानते हो कि मैंने अभी बात की कि 370 और 35A को एक साल हो गए हैं हटे हुए, 5 अगस्त। इसका मतलब मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं कि हम बात करेंगे 370 और 35A के बारे में। एक बार जब यूपीपीसीएस का एग्जाम था तो इस यूपीपीसीएस के एग्जाम में बच्चों ये वाला क्वेश्चन बना था प्री में, 2019 में बनाया गया था, या शायद 2020 की शुरुआत होगी। तो यहाँ पर प्री में ये वाला क्वेश्चन बनाया गया कि किस प्रकार से उस इतिहास का वर्णन किया गया। उसमें 4 आपको स्टेटमेंट दिए हुए थे, उन चारों स्टेटमेंट में आपको क्रम में सजाना था उन स्टेटमेंट्स को। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि हम किस क्रम से लेकर चलेंगे इन आर्टिकल को, किस प्रकार से आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया जाएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग इसके इतिहास की, यानी कि इससे जुड़े इतिहास तथ्य क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि इतिहास में अगर देखा जाए तो बहुपक्षीय है ये मुद्दा। बहुपक्षीय मैं इसको क्यों कह रहा हूं, मल्टी डायमेंशनल इसको मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसको देखने का नजरिया और समझने का नजरिया दोनों ही अलग अलग हो सकते हैं। मेरा भी अलग हो सकता है, आपका भी अलग हो सकता है। मैंने इसको बहुपक्षीय एक कारण से और कहा है क्योंकि यहां पर एक तो इतिहास में पाकिस्तान का उदय है जो धारा 370 और 35A में मुख्य अभियुक्ता है, अर्थात यह पाकिस्तान का उदय जो है वो कश्मीर के लिए घातक साबित हो रहा है अगर पूरे केस स्टडी को करें तो। दूसरा, यहां पर भारत का पक्ष क्या है,
जब मैं भारत का पक्ष कहूंगा तो इसका मतलब ये रहा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं पंडित नेहरू और गृह मंत्री है हमारे, जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने इस टॉपिक को किस प्रकार से हैंडल करने की कोशिश की, क्या उनसे गलतियां हुई मेरे अकॉर्डिंग। अच्छा, उस कंडीशन में वो जो निर्णय ले रहे हैं वो बेहतर हो सकते हैं, लेकिन आज के परिदृश्य में अगर खड़े होकर उन निर्णय की हम आलोचना करेंगे तो ये उन लोगों के लिए जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि उस समय पर जो निर्णय लिए गए हैं वो कंडीशन जानने के बाद ही आप लोग सही और गलत का फैसला कर सकते हो। तो भारत के परिदृश्य में जब हम देखेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि भारत में ऐसा कौन सी कंडीशन उत्पन्न हो रही थी, या ये किस प्रकार से भारत में अशांति फैलाना चाहता था, जिससे कि ये नौबत आ गई कि हमको आर्टिकल 370 और 35A लाना पड़ा। तीसरा पक्ष किसका निकलेगा अब यहां से? तीसरा पक्ष यहां पर निकलेगा ब्रिटेन का, अर्थात ब्रिटिशर्स। यहां पर पूरे ब्रिटेन का शब्द तो कहना खैर गलत होगा, लेकिन शासन व्यवस्था वहीं से जुड़ी हुई थी, इसीलिए यहां पर ब्रिटेन का जब मैं पक्ष कहता हूं तो वो आ जाता है माउंटबेटन से। ये जो माउंटबेटन थे ये हमारे, आप सभी जानते हो, भारत के अंतिम वायसरॉय थे। तो माउंटबेटन का किस प्रकार से यहाँ पक्ष रहा, जनमत संग्रह की बात कितनी सही थी कितनी गलत थी, ये हम इस पॉइंट ऑफ व्यू में समझने की कोशिश करेंगे। तीनों का अलग अलग है, तीनों को हम लोग जोड़ के आपस में निचोड़ेंगे तो निचोड़ कर जो आपके पास एक घोल आएगा वही इसका सार होगा, वही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। जब हम इतिहास की परिधि पर खड़े होंगे तो देखिए ये हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण होगा आपका, क्योंकि आप लोग इतिहास से निकलकर संविधान में एंट्री करोगे। अब इतिहास में निकलकर आप संविधान में जब एंट्री करोगे तो मैंने महत्वपूर्ण हिस्से को क्यों कहा, क्योंकि पीछे जो भी आपसे गलतियां हुई हैं आपको एक और मौका मिलेगा कि आप इन गलतियों को रिवाइज कर लो या सुधार लो। इसलिए हम लोग यहाँ पर संवैधानिक हिस्से की चर्चा करें। कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट, इसमें हम मुख्यतः फोकस रखेंगे अपना कि आर्टिकल 370 क्या है। आप सभी जानते होंगे 1, 2, 3 एंड क्लोज में टूटा हुआ है। फिर यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे कि 35A किस प्रकार से आया, इस प्रकार हम लोग संवैधानिक चर्चाओं में जोड़ देंगे। फिर उसके बाद थर्ड हिस्से में अगर मैं जाऊंगा तो तृतीय हिस्से में मैं जब जाता हूं तो 2018 से यह कार्य शुरू होता है, एब्रोगेशन ऑफ 370 और 35A, यानी कि अर्थात अनुच्छेद 370 और 35A का हटना। 2018 से 2019 तक यह कार्य चलता है। तो यहां पर मैं तीसरे हिस्से को कह सकता हूं कि सरकार ने या फिर संसद ने इसको कैसे वापस लिया, उसकी प्रक्रिया को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये पूरी केस स्टडी बनेगी आपकी, और ये यहां से शुरुआत होकर, इतिहास से शुरुआत होकर इसकी अंत तक हम इसको लेकर जाएंगे। ये बड़ा अच्छा टॉपिक लगा मुझे, क्योंकि इसमें खास बात यह है कि आप अपने भूत को, अपने वर्तमान को, दोनों को इकट्ठा करके देख सकते हो, और आप इससे जान सकते हो कि इतिहास में की गई गलतियां आपके वर्तमान को किस प्रकार से बदल सकती हैं या परिवर्तित कर सकती हैं। तो हम लोग यहाँ पर जानने की ये सब कोशिश करेंगे। सबसे पहले टॉपिक की शुरुआत करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसी पार्टी का या फिर किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूं। यहाँ पर जो तथ्य होंगे, जो संवैधानिक रूप से सही होगा, वो आपको बताया जाएगा। डिसाइड आपको करना है कि इसमें कौन सी पार्टी सही है, कौन सी पार्टी गलत है, ये हमारा विचार नहीं है। ठीक है, तो ये आपको पता चला कि हमारा जो
स्ट्रक्चर होगा इसको पढ़ने का वो 3 स्तंभों पर खड़ा होगा, और सबसे पहले स्तंभ इतिहास का आता है, तो वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए, अगर यहां पर देखा जाए तो इसमें एक लाहौर में अधिवेशन हुआ, और लाहौर अधिवेशन में बच्चों यहां पर डिसाइड किया गया कि आज से हमको अलग से एक राष्ट्र चाहिए, अलग से एक नेशन चाहिए, जिसकी नींव जो है वो धर्म विशेष के आधार पर रखी जाएगी। जो फाउंडेशन है उस राष्ट्र का वो धर्म विशेष के आधार पर रखा जाएगा। इसी धर्म विशेष वाले फाउंडेशन वाले स्टेट को आज आप लोग पाकिस्तान के नाम से जानते होंगे। ये सब कुछ हो रहा था लाहौर अधिवेशन में, और यहां पर ये जो लाहौर अधिवेशन रखा गया, ये किसके द्वारा रखा गया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा। ये आप इतिहास की किताबों में पढ़ोगे। खैर, यहां पर इसके जो अध्यक्ष बने थे, वैसे तो परमानेंट जो प्रेसिडेंट थे वो आगा खां थे, लेकिन यहां पर जो इसके अध्यक्ष बने, बड़ा ही प्रसिद्ध नाम है, जिन्ना बने, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसमें इन्होंने कहा कि हम एक राष्ट्र की स्थापना करेंगे जिसका फाउंडेशन धर्म विशेष के आधार पर होगा, इसलिए हमको पाकिस्तान चाहिए। अब इन्होंने पाकिस्तान की मांग को क्यों उठाया? क्योंकि इससे पहले अगर आप देखोगे तो 1937 के आसपास भारत में 1935 के अधिनियम के तहत चुनाव हुए, और उस चुनाव में मुस्लिम लीग बुरी तरह से हार गया। यहां तक कि मुस्लिम लीग ये समझता था कि जहां पर मुस्लिम बहुलक के इलाके हैं वहां पर तो मुस्लिम लीग अवश्य जीतेगा ही जीतेगा, परंतु ऐसा हो न सका, जिसके कारण इसको लगने लगा कि भारत में जितनी मेहनत की वो सब बेकार चली गई, और आगे आने वाले जो परिणाम होंगे इसके बेहद घातक हो सकते हैं। इसलिए अपने साम्राज्य को बचाने के लिए इन्होंने पाकिस्तान का नाम आगे कर दिया। ऐसा हुआ। अब यहां पर पाकिस्तान का उदय हुआ। अब यहीं से मांग शुरू हो गई कि अलग राष्ट्र चाहिए। तो सबसे पहले पटेल, गांधी और साथ ही साथ में जो नेहरू थे, उन्होंने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। परंतु जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ये कहने लगी कि अगर आप इस प्रस्ताव को नहीं मानेंगे तो यहां पर रहने वाले लोगों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर माउंटबेटन को भेजा गया, जिससे कि वो यहाँ पर स्थिति को संभाल सके और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा अच्छे प्रकार से करवा सके। अब आप सभी जान गए कि पाकिस्तान का नाम कैसे आया, और अब स्थिति ये आ गई कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की खबर फैलने लगी। जैसे यहाँ पर बंटवारे की खबर फैलने लगी तो बंगाल जो एरिया है उसमें हिंसक झड़पें होने लगी, दंगे होने लगे, कम्युनल राइट्स, सांप्रदायिक हिंसाएं होने लगी, जिससे कि नेहरू भी शुद्ध हो गए, गांधी भी शुद्ध हो गए, और साथ ही साथ में इन्होंने बंटवारे का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब बंटवारा ऐसे नहीं होता कि आपने कह दिया कि ये भारत और ये वाला पाकिस्तान, ऐसे नहीं हुआ। यहां पर भारत और पाकिस्तान में
आरबीआई क्योंकि था हमारे पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो भारत के पास था। पाकिस्तान के पास अपनी कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, इसका कोई बैंक नहीं था जो इस प्रकार से पैसा छाप सके। इसलिए यहाँ पर डिसाइड किया गया कि हम आरबीआई के जो हमारे पैसे हैं उसको थोड़ा सा हम पाकिस्तान को भी देंगे। 19% का रेशियो रखा गया था और उन पर पाकिस्तान ने अपनी ठप्पे मारकर काम चलाया। इनका भी बंटवारा हुआ है, आरबीआई के पैसों का भी। दूसरा, यहाँ पर जो पुस्तकें थी सरकारी लाइब्रेरी में, उन पुस्तकों का भी बंटवारा हुआ। 3 रैक बना लिए गए। पहला रैक जो था वो भारत के हिस्से में आया, दूसरा रैक पाकिस्तान के हिस्से में आया और तीसरा भारत के हिस्से में आया। तो ओवरऑल मैं कहना चाहता हूं आपको कि यहाँ पर जो बंटवारा हो रहा था वो एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज का बंटवारा हो रहा था। अब प्रश्न ये उठा कि यहां पर बंटवारा तो ठीक है, लेकिन अब एरियो का बंटवारा कैसे होगा? क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो यहां पर कुछ रियासत थी और इन रियासतों में नवाब या राजशाही चलती थी, अर्थात राजा के आदेश चला करते थे। हालांकि इन नवाबों ने या राजाओं ने, जितने भी हैं ये, इन सब ने ब्रिटिशों के आगे घुटने टेक रखे थे, अर्थात ये सब ब्रिटिशर के अंडर में ही कार्य किया करते थे। एक था ब्रिटिश इंडिया। अब ब्रिटिश इंडिया तो भारत में मिलने जा रहा है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान को भी दे रहा है अपना, लेकिन सवाल ये पैदा हुआ कि ये रियासतें कहां जाकर मिलेंगी। अब यहां पर पेच अटक गया कि ये रियासतें कहां जाएं, क्योंकि भैया रियासतों में तो नवाब या राजा बैठे हुए हैं और इनको कंट्रोल ब्रिटिश कर रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स ने यहां पर कहा कि देखो, रियासत में जितने भी नवाब या राजा हैं उनके पास 3 चॉइसेस अवेलेबल हैं। पहली चॉइसेस क्या? या तो वे नवाब पाकिस्तान में जाकर मिल जाए, विलय हो जाएं, या फिर भारत में विलय हो जाएं, या फिर वे स्वतंत्र रहें। 3 यहां पर बात रखी गई, पाकिस्तान में विलय, भारत में विलय, या फिर स्वतंत्र रहे। अब 565 रियासतें थी, इन 565 रियासतों को मिलाना था। सपोज करो, हालांकि भारत का टोटल 40% के आसपास का हिस्सा इनके पास था, बढ़िया हिस्सा था बहुत, मतलब बढ़िया दर्शन ज्यादा हिस्सा था। 565 रियासतें अगर भारत से स्वतंत्र रहती, मतलब कि ये स्वतंत्र फ्री रहती बिल्कुल, तो अगर हमको कहीं जाना होता तो मैं कहता कि मैं दिल्ली रियासत से निकलकर गाजियाबाद रियासत आ गया हूँ और गाजियाबाद से निकलकर फिर मैं उत्तराखंड रियासत की ओर जा रहा हूँ। फिर उत्तराखंड में मुझे कोई मिलता तो मैं कहता कि मैं 3 देशों की यात्राएं करा कर आया हूँ। मुझे वीजा मिलता और वीजा पे ठप्पे लगे होते दिल्ली के, गाजियाबाद के और उत्तराखंड के। लेकिन यहां पर ऐसा हो न सका। क्यों? तो इनमें मैं एक बड़े महान व्यक्ति का नाम लूंगा यहां पर, जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल ने भारत की ओर से बच्चों एकीकरण का कार्य किया। ये बड़े महान व्यक्ति थे, इसलिए इनको लौह पुरुष के नाम से भी हम लोग जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्होंने भारत में एकीकरण का कार्य किया उसी समय जब यहां पर रियासतों का बंटवारा हो रहा था। रियासतों को कहा गया था कि आप लोग या तो फ्री रहिए, भारत में जाइए, पाकिस्तान में जाइए। तो इनको रियासतों का प्रमुख, रियासत से जो संबंधित मामले हैं उसका हेड सरदार वल्लभ भाई पटेल को बना दिया गया। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब इसका हेड बनाया गया तो इनको एक बड़ा होशियार मैं कहूं, बुद्धिमान व्यक्ति मैं कहूं, सब कुछ संभाल कर चलने वाला व्यक्ति मैं कहूं तो अतिशोक्ति नहीं होगी, उसका नाम था मेनन साहब।
तो यहां पर इसका सचिव बना दिया गया मेनन को, वीपी मेनन। इनको इनके सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया गया। ठीक है। अब पटेल साहब अगर यूपीएससी का एग्जाम, सपोज कीजिए यूपीएससी का आप एग्जाम दे रहे हो रिटर्न में, तो 565 रियासतें हैं, उनमें से कुछ नंबर आपके रह जाएंगे और केवल 3 नंबर ही कटेंगे, बाकी के आपके पूरे नंबर आए हैं। तो सोचिए आप लोग फर्स्ट रैंक पे आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ऐसे यहाँ पर पटेल भी फर्स्ट रैंक पे थे, क्योंकि इन्होंने सारी रियासतों को अपने हिस्से में मिलाने के लिए राजी कर लिया था, परंतु 3 रियासतें अभी भी राजी नहीं हुई थी। उनमें से कौन कौन सी हैं? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर, JNK। ये 3 रियासतें भारत में जाने के लिए राजी नहीं हुई। इनका भी एक अलग अलग इतिहास है कि जूनागढ़ किस प्रकार से आया, हैदराबाद किस प्रकार से आया और JNK किस प्रकार से आया था। ठीक है। अब आप सभी जानते हो कि भारत का कुछ दुर्भाग्य रहा। भारत का दुर्भाग्य ये था कि जो पटेल थे वो 1950 में देश को छोड़कर चले गए, अर्थात हमें छोड़कर चले गए। इनकी मृत्यु हो गई 1950 में। और एक दुर्भाग्य ये रहा कि गांधी की मृत्यु इनसे पहले हो गई, क्योंकि संविधान इस प्रकार से गढ़ा जा रहा था। ऐसा कहा जाता है विद्वानों द्वारा कि अगर महात्मा गांधी कुछ और टाइम तक जिंदा रह जाते तो शायद संविधान का रूप कुछ और होता, ऐसा नहीं होता जो इस समय आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर 3 रियासतें अभी भारत में आने से मना कर रही हैं, जिनमें एक का नाम जूनागढ़ है, एक का नाम हैदराबाद और एक का नाम जम्मू एंड कश्मीर है। अब सबसे पहले जो शुरू हुआ वो शुरू हुआ जूनागढ़ से। अब मैं आपको जूनागढ़ की स्थितियों को दिखाता हूं पहले कि जूनागढ़ किस प्रकार से कार्य कर रहा था। अगर जूनागढ़ को देखा जाए तो बेसिकली ये गुजरात में पड़ता है। अगर जूनागढ़ की बात की जाए तो यहाँ का एक राजा था जिसका नाम था महाबत खान। राजा मुस्लिम है, परंतु जूनागढ़ की जो प्रमुख आबादी थी उसमें ज्यादातर जो आबादी थी वो हिंदू थी। तो यहाँ पर एक पक्ष यानी कि अगर पटेल को देखा जाए तो पटेल ये कह रहे हैं कि राजा जूनागढ़ में बैठा हुआ है तो भारत पाकिस्तान से दूर है और इधर आबादी भी हिंदू है, इधर पाक आ गया। लेकिन यहाँ का राजा मुस्लिम था। ये महाबत खान ये सोचने लगा क्यों ना ऐसा किया जाए, भारत में अगर मैं जाऊंगा तो लोकतंत्र यहाँ पर आएगा, डेमोक्रेसी है यहाँ पर, तो मेरी गद्दी शायद छीन जाएगी। तो क्यों ना ऐसा किया जाए, पाकिस्तान की तरफ चला जाए, और पाकिस्तान क्योंकि एक मुस्लिम बहुलक के इलाका है तो वहां पर मैं शायद सेफ रह सकूंगा, मेरे अधिकार भी भारत से ज्यादा होंगे। तो इस महाबत खान ने जूनागढ़ में क्या काम किया, 15 सितंबर 1947 को इसने यहां पर ऐलान कर दिया कि हम लोग यानी कि जूनागढ़ पाकिस्तान से मिलेगा। अब अगर इस ऐलान को देखा जाए तो महाबत खान का सैद्धांतिक रूप से ऐलान ठीक हो सकता है, क्योंकि महाबत खान की खुद की इच्छा है, नवाब है वो वहां का, राजा है वो वहां का। परंतु अगर व्यावहारिक तौर पर देखा जाए तो यह सही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये वाला हिस्सा तो भारत का है, और अगर पाकिस्तान आना चाहेगा तो इस हिस्से को क्रॉस कैसे करेगा? नहीं कर सकते। अगर जूनागढ़ के लोग अपने देश यानी अगर उस समय पाकिस्तान में हो जाता, तो अगर पाकिस्तान में जाना चाहते तो क्या वे भारत का वीजा लेते? पहले
ये भी दिक्कत। इस महाबत खान को ये लग रहा था कि पाकिस्तान से मुझे सैन्य मदद मिलेगी और वो सैन्य में भी नौसैनिक मदद होगी, अर्थात ये मुझे जल्द से मदद करेंगे। लेकिन यहां पर जैसे ये ऐलान हुआ तो जूनागढ़ का जो राजा है महाबत खान, ये पटेल को खटक गए। अब पटेल इनसे मिलने पहुंचे और कहने लगे कि महाबत खान क्या दिक्कत। अच्छा, पटेल की भी एक खास बात थी कि पटेल अपने एक हाथ में लाठी रखते थे और एक हाथ में गाजर, मतलब इन द सेंस ताकतवर नेता थे, खड़ी बोली भी जानते थे, मतलब गुस्से वाली बोली भी जानते थे और साथ ही साथ में प्यार की भाषा भी जानते थे। इन्होंने महाबत खान को कहा कि बेटा महाबत खान तुम ये क्या कर रहे हो, ये तो प्रैक्टिकली स्टैंडर्ड बिल्कुल खत्म कर दिया, तुमने प्रैक्टिकली टिक ही नहीं पाएगा तुम्हारा जो ये दावा है पाकिस्तान के साथ मिल जाने का। तो पटेल ने इनसे कहा कि देखो महाबत खान, चुपचाप भारत के साथ मिल जाओ, अन्यथा मेरे पास दूसरे रास्ते भी हैं। महाबत खान ने कहा कि आपके पास दूसरे कौन से रास्ते हैं? तो पटेल ने कहा कि हम यहाँ पर जूनागढ़ में क्योंकि हिंदू जनसंख्या ज्यादा है तो हम यहाँ पर विद्रोह भी करवा सकते हैं, और अगर हमने विद्रोह करवा दिया तो तुमको एट लास्ट भारत में मिलना ही पड़ेगा, इसलिए चुपचाप प्यार से मिल जाओ तो तुम्हारा भी कुछ बन सकता है। महाबत खान यहाँ नहीं माना। अब 15 सितंबर को जब 1947 को इसने बात कही कि हम पाकिस्तान में जा मिलेंगे, तो जीना इधर बड़े खुश हैं, इनको लग रहा है कि बस जूनागढ़ आ ही गया है मेरे पास। परंतु इस जूनागढ़ और जीना के बीच में, पाकिस्तान के बीच में सरदार वल्लभ भाई पटेल खड़े थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या काम किया, यहां पर विद्रोह करवा दिया। अब रिवोल्ट्स हो गए, यहां पर विद्रोह हो गए, और जैसे विद्रोह हुए तो ये महाबत खान पाकिस्तान भाग गया। अब महाबत खान तो भैया पाकिस्तान की ओर चल पड़ा है, ठीक है। अब जब ये पाकिस्तान की ओर भाग गया तो जूनागढ़ में नवाब या राजा तो रहा नहीं है जो यहां पर देखरेख कर सके। इसी समय इस महाबत खान का एक दीवान था, ये भी काफी होशियार थे, जिनका नाम था शहनवाज भुट्टो। ये दीवान थे महाबत खान के। अच्छा, ये कौन है शहनवाज भुट्टो? तो ये जुल्फिकार भुट्टो के पिता हैं बेसिकली। आप लोगों ने नाम सुना होगा जुल्फिकार भुट्टो, पाकिस्तान की राजनीति में इनका एक बड़ा हाथ रहा है। तो शहनवाज भुट्टो उनके पिता हैं। तो ये दीवान थे शहनवाज भुट्टो। इन्होंने भारत सरकार, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पत्र लिखा और इस पत्र में कहा गया कि हम लोग आपसे विलय करना चाहते हैं, यानी कि जूनागढ़ जो सल्तनत है ये आपकी होगी, हम आपसे मिल जाएंगे। अब यहां पर फिर से एक पेच फंसा गया। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्होंने कहा कि भैया अगर आप ऐसे मिल जाओगे तो विश्व को और समाज को लगने लगा कि जूनागढ़ को हमने जबरदस्ती मिला लिया, परंतु हम लोग तो प्यार की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग जबरदस्ती इसको मिला ही नहीं सकते। इसलिए आप ऐसा करो, जनमत संग्रह करवा लो जूनागढ़ में, और जो भी जनमत संग्रह का फैसला होगा वो हमें मान्य होगा। अब जाहिर सी बात है, जनमत संग्रह का फैसला क्या होगा सभी को पता है, क्योंकि हिंदू बहुलक के इलाका है, राजा भले मुस्लिम होगा लेकिन हिंदू बहुलक के इलाका है, इसलिए इधर वाला जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इधर ही रहेंगे, ठीक है। अब यहां पर कहा गया कि आप जनमत संग्रह करवा लीजिए। तो बच्चों क्या हुआ, जनवरी 1948 को यहां पर जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया गया तथा इस जनमत संग्रह में 99% जो वोट है वो इंडिया को मिले, अर्थात भारत को मिले। इस बात से जिन्ना बड़ा नाराज, पाकिस्तान बड़ा नाराज, क्योंकि ये तो मान बैठे थे कि चलो और कुछ नहीं तो जूनागढ़ तो आया, लेकिन यहां पर जूनागढ़ इनके हाथों में आता आता भी चला गया। अब समाज हमें ये नहीं कह सकता कि हमने यहाँ पर जनता के विरोध में फैसले किए, जनता विद्रोह कर रही थी फिर भी भारत सरकार ने इसको हड़प लिया, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जनमत संग्रह करवा चुके थे और जनमत संग्रह में 99% लोगों ने अपने भविष्य को भारत में देख लिया था, क्योंकि उनकी वोटिंग इंडिया की तरफ ज्यादा थी, ठीक है। लेकिन इसी बीच जनवरी से
और सितंबर के बीच में कुछ घटनाक्रम घट रहे थे जम्मू एंड कश्मीर में। आप लोग डेट वाइज याद रखिएगा, इससे बड़ा आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। देखो 15 सितंबर 1947 को जूनागढ़ के राजा महाबत खान ने कहा कि हम पाकिस्तान से मिलेंगे, परंतु स्थिति कुछ इस प्रकार की बनी कि जनवरी 1948 में यहाँ जनमत संग्रह हुआ और 99% वोट भारत को मिले। इस सितंबर से जनवरी के बीच में कश्मीर में बहुत कुछ घटित हो रहा था। अब उन घटनाओं की जानकारी लेते हैं हम लोग कि क्या क्या जम्मू एंड कश्मीर में उस समय पर घटित हो रहा था। ये है सितंबर, जहां पर जूनागढ़ कहता है कि पाकिस्तान से मिलूंगा। ये है J&K जम्मू एंड कश्मीर, और इधर है जनवरी। ठीक है, अब यहां पर जम्मू एंड कश्मीर में क्या घटित हो रहा था आप लोगों को यह भी जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी समय अगर आप देखो तो जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा थे उनका नाम था हरि सिंह। जो हरि सिंह थे भैया, ये बड़े बढ़िया मित्र थे माउंटबेटन के। हमारा अंतिम वर्ष है माउंटबेटन। ये जो माउंटबेटन है, ये एक बार हरि सिंह के पास मिलने के लिए पहुंचे और इन्होंने कहा कि भैया राजा साहब को बुलाइए, मुझे उनसे मिलना है। अच्छा, मैं आपको बता दूं तो हरि सिंह भी राजा जैसे दूसरे राजा हुआ करते थे वैसे थे। इन्हें जनता के साथ कोई लेन देन नहीं था, जनता से कोई मतलब नहीं था इनका। ये केवल और केवल अपने शाही शौक पूरे करने में लगे रहते थे, जैसे कि घुड़सवारी करना, शिकार पर चले जाना, या घोड़ों की रेस में पैसा लगाना, ये सब ये शाही शौक अपने पूरे करते थे। माउंटबेटन वहां पहुंचे, हरि सिंह इनको मिले। माउंटबेटन ने कहा कि देखिए राजा साहब, अच्छा मैं ये सब बात कर रहा हूं जून की, ठीक है, देखिए राजा साहब यहाँ पर स्थिति खराब होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत की आज़ादी के दिन नज़दीक आ रहे हैं। हम लोग 15 अगस्त को आज़ाद हो चले हैं, तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी फैसला कर लीजिए कि आपको क्या करना है। या तो आप पाकिस्तान की तरफ जाइए, आप भारत की तरफ जाइए, या फिर आप स्वतंत्र रहिए। हालांकि माउंटबेटन ने यहाँ पर हरि सिंह को हिंट भी दे दिया कि अगर आप पाकिस्तान की तरफ जाते हैं तो भारत इसमें शायद विरोध दर्ज ना कराए, परंतु अगर आप भारत की तरफ आएंगे तो पाकिस्तान 101% विरोध दर्ज कराएगा। हरि सिंह ने कहा कि स्वतंत्र रहने में क्या बुराई है। माउंटबेटन ने कहा कि देखिए हरि सिंह, अगर सैद्धांतिक तौर पर देखा जाए तो आप स्वतंत्र रह सकते हैं, परंतु इतिहास इस बात का गवाह है कि जब दो देश एक दूसरे के धुर विरोधी हो जाते हैं तो उनके बीच वाला जो राष्ट्र है वो स्वतंत्र नहीं रह पाता, इसमें भी साम्राज्यवाद फैल जाता है। तो इसलिए सैद्धांतिक तौर पर तो आपकी बात ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ पर ये बात टिक नहीं पाएगी। इसलिए मेरी ये सलाह है कि या तो आप पाकिस्तान को चुनिए या फिर आप हिंदुस्तान को चुनिए। हरि सिंह ने कहा ठीक है, हम लोग अभी विचार विमर्श कर रहे हैं, हम लोग विचार विमर्श करके आपको सूचना देंगे जैसे हम लोग का विचार विमर्श हो जाएगा कि हमको पाकिस्तान में जाना है या फिर हिंदुस्तान में जाना है। ऐसा यहाँ पर माउंटबेटन को कह के भेज दिया गया। माउंटबेटन ने कहा कि ठीक है, मैं सुबह जब यहाँ से जाऊंगा तो फिर दोबारा आपके पास आऊंगा और आप मुझे अपना निर्णय जो भी होगा एक बार मुझे आप बता दीजिएगा। इन्होंने कहा ठीक है, आप हमसे मिलते हुए जाइएगा। अब हरि सिंह ने कह तो दिया कि आप मिलते हुए जाइएगा, लेकिन हरि सिंह मिलेंगे नहीं यहाँ पर माउंटबेटन से। इनकी एक खास अदा है हरि सिंह की, इनको जब मिलना नहीं होता तो हरि सिंह कहते हैं कि भाई राजा साहब के पेट में दर्द है, इस वजह से वे मिल नहीं पाएंगे। ये पेट में दर्द का बहाना बना देते हैं, जैसे कि बच्चे स्कूल जाते हुए आजकल बनाते हैं। तो हरि सिंह यहाँ पर ये बहाना बनाते हैं और माउंटबेटन से अगली बार नहीं मिलते। इसी समय यहाँ पर कश्मीर में एक व्यक्ति का नाम चर्चाओं में उछल गया, जिसका नाम था, आप सभी को पता भी होगा, शेख अब्दुल्ला।
ये जो अब्दुल्ला साहब थे, अच्छा ये अब्दुल्ला साहब यहाँ पर नए नए आए हैं। इनको आप लोग सभी जानते होंगे कि इनकी एक पार्टी है, ठीक है, उमर अब्दुल्ला, ये आप सभी जानते होंगे। तो यहाँ पर शेख अब्दुल्ला यहाँ की राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। ऐसा था, ये शेख अब्दुल्ला एक अभी नौजवान व्यक्ति थे, एमएससी किए हुए थे, काफी पढ़े लिखे हुए थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से। ऐसा कहा जाता है कि जब शेख अब्दुल्ला एमएससी करके वापस कश्मीर लौटे तो यहाँ पर ये नौकरी की तलाश कर रहे थे, क्योंकि एमएससी कर चुके हैं तो नौकरी इनको झटपट मिल जानी चाहिए थी, अच्छी लेवल की नौकरी मिल जानी चाहिए थी, परंतु इनको कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली, जिससे शेख अब्दुल्ला नाराज हो चले। इनका मानना यह था कि कश्मीर का जो राजा है वो हरि सिंह, वो हिंदुओं को ज्यादा अच्छी नौकरी पर रखता है और मुस्लिम्स के साथ भेदभाव करता है। वहीं पर ही शेख अब्दुल्ला ने ठान लिया कि कश्मीर में और कोई रहे ना रहे, लेकिन हरि सिंह तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। अर्थात इन्होंने इनके खिलाफ विरोध उत्पन्न शुरू कर दिया। यहाँ पर अब्दुल्ला साहब जो थे, उन पढ़े लिखे तो काफी बढ़िया थे, इसलिए वाणी पर उनका कंट्रोल भी था और उनको भाषण देना बड़ा बढ़िया आया करता था। इसलिए यहाँ पर इनके साथ जनमत संग्रह होता चला गया, अर्थात इनके साथ जो लोग हैं वो इनके साथ जुड़ते चले गए। जब लोग इनके साथ जुड़ गए तो इन्होंने यहीं पर कश्मीर में एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था कश्मीर छोड़ो आंदोलन। इधर भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, आप लोगों को पता भी होगा, महात्मा गांधी ने आंदोलन की शुरुआत की थी, भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन शेख अब्दुल्ला ने इसी समय कश्मीर छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। यहाँ पर जनमत इनके साथ था, यानी कि जो लोग थे इनके साथ जुड़े हुए थे, भाषण बढ़िया देना आते थे, इसलिए यहाँ पर हरि सिंह जो है उनकी गद्दी डोलने लगी। अब इनको लगने लगा कि अब तो दिक्कत आएगी, अच्छा हरि सिंह शेख अब्दुल्ला के साथ भी जनता क्यों जुड़ी। तो जम्मू एंड कश्मीर को देखा जाए तो 3 हिस्सों में देखा जा सकता है, लद्दाख, कश्मीर वैली और साथ ही साथ में जम्मू। जम्मू में हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा थी, कश्मीर वैली में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी और लद्दाख में बुद्धिस्ट अर्थात बौद्ध धर्म को मानने वाले ज्यादा थे। तो जो शेख अब्दुल्ला कश्मीर छोड़ो आंदोलन चला रहे हैं वो पूरे जम्मू एंड कश्मीर के लिए नहीं है, वो केवल और केवल कश्मीर वैली के लिए बात कर रहे हैं। और उनके साथ ज्यादा से ज्यादा जो लोग जुड़े हुए थे वो भी मुस्लिम्स ज्यादा इनके साथ जुड़े हुए थे। अब यहाँ पर शेख अब्दुल्ला का भी नाम आ गया और खास तौर पर बात यहाँ पर ये आती है कि जो शेख अब्दुल्ला थे ये पंडित नेहरू के बड़े करीबी माने जाते हैं, अर्थात पंडित नेहरू उनके दोस्त थे। दोस्त भी कैसे बने, तो शेख अब्दुल्ला और पंडित नेहरू दोनों आप सभी जानते होंगे कि समाजवादी थे, दोनों सोशलिस्ट थे, इसलिए विचारधारा दोनों की सेम थी, इस वजह से ये करीबी थे। साथ ही साथ में शेख अब्दुल्ला का एक स्टैंड था कि भारत के साथ ही रहना है परंतु हरि सिंह के साथ नहीं रहना, और पाकिस्तान में तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए भी थोड़ा नजदीक रहे हैं पंडित नेहरू के। अब इसने हरि सिंह ने क्या काम किया, जब यहाँ पर जनता इनके साथ जुड़ने लगी और इन्होंने आंदोलन शुरू किया तो हरि सिंह ने इनको उठाया और जेल में डलवा दिया। अर्थात अब शेख अब्दुल्ला यहाँ पर नहीं बल्कि खुले में नहीं घूमते, अब जेल में रह रहे हैं इस समय। तो शेख अब्दुल्ला जेल में है इस समय पर, ठीक है। इसी समय मैंने आपको जूनागढ़ की बातें बताई, ये सब कुछ चल रहा है यहाँ पर 1947 के बाद।